to focus on only group 1 and 2. So when I'm talking about group 1 and 2, I'm talking about the S block element. So this S block, first two groups. Simple. सर यहाँ पे हेलो सर lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francesium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, right? So all these elements are included in your S block. हाँ जी बेटा. हेलो सर. हेलो. सर हाइड्रोजन को अलग क्यों रखा? हेलो. यस सर. हेलो. क्या Hello, चाहिए sir. अमी? हेलो हेलो सर आ रहा है आवाज. हाँ बेटा बोलो. सर हाइड्रोजन को अलग क्यों रखा? हेलो. हाँ. हेलो सर आवाज आ रहा है हाइड्रोजन को अलग क्यों रखा है ये क्लास में भी बताया था. हाइड्रोजन को. हाँ आवाज आ रहा है बेटा. मेरा आ रहा है आवाज आपको? यस सर Yes, सर sir. सर आप आंसर पोर्शन में पढ़ा होगा ना? गाइस कैन यू Sir, आवाज हेलो नहीं आ रहा। गाइस. हेलो सर आ रहा है आवाज. एक टाइम पे एक बंदा बोलो ना प्लीज. हेलो कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस सर अच्छा. हाइड्रोजन को एस ब्लॉक के अंदर हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं. रीजन बीइंग इट हैज प्रॉपर्टीज एंड क्या बोलते हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बोथ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसलिए हाइड्रोजन को सेपरेटली पढ़ा जाता है. ओके. और हीलियम सर? हीलियम इज इंक्लूडेड इन योर नोबल गैस. noble gases because its property is absolutely same and similar, behaves similar to noble gases. Okay. यस सर. Okay. So these are in सारे elements के outer shell electrons they enter the s orbital. So they are in the s block. So we have lithium, we have sodium, potassium, rubidium, cesium and francesium. हाइड्रोजन वहां पे रहता है देखो periodic table में. It does not show metallic behavior, it shows non-metallic behavior. Now let us see about group 1 metals. Lithium is the most abundant metal which is found in the earth's crust. सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट होता है lithium in the earth's crust. And when you compare this element with the last element of the periodic table of this group 1, francesium, ये francesium होता है radioactive. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, they are not, but francesium is highly radioactive. सर एक डाउट था. And इसका half life is only 21 minutes. बोलिए बेटा. सर सेजियम और फ्रेंशियम बोलो का कम ये कम बहुत ही रेयरली मिलता है ना, और उसका हाफ लाइफ भी रहता है. ऐसा क्यों सर? हाफ लाइफ क्यों रहता है सर? हाँ जी. ये सेजियम एंड फ्रेंशियम का वो हाफ लाइफ क्यों रहता है? मैंने ऐसा पढ़ा था. Half life in the sense radio. बोलो बोलो. हाँ सर वही डाउट है. लॉस्ट यू बेटा. हेलो सर आप बोल रहे थे. सर आपको डिले आ रहा है वॉइस. यू आर आस्किंग फ्रांसिसियम का हाफ लाइफ क्यों होता है? मैं राइट? हाँ सर ये था मेरा डाउट. अच्छा
हाँ, तो अथर्व बेटा, इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? फ्रॉम देयर न्यूक्लियस दे विल बी कंटिन्यूअसली रिलीजिंग अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस. while doing so they are undergoing transmutations, right? and doing this मतलब ये जो एलिमेंट है इसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिग्रेड होता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है. तो अब ये शुरू, सपोज ये शुरू हुआ, सपोज इसका मास इज से 100, तो 100 से ये कंटिन्यूसली एनर्जी और रेडिएशंस और मास अपने अंदर से निकल के बाहर दे रहा है. तो जो चीज अगर कंटिन्यूसली कुछ लूज कर रही है तो उसका जो वेट है, उसका जो मास है वो भी कम होते जाएगा. तो वो उसको आधा होने के लिए कितना टाइम लगेगा? दैट इज हाफ लाइफ टाइम. So they are continuously emitting radiations because of which they keep on disintegrating. तो वो disintegrate होता रहता है, इसलिए उसकी क्या बोलते हैं, availability in nature is also very low, very less. That is what they try to say by half life over here. आपको एक चैप्टर 11 में रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसके अंदर ये क्लियरली बताया जाएगा. ओके अथर्व? यस सर. ओके. नाउ अभी ये अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? सो अब ये देख, सोडियम को डाल दिया पानी में, सोडियम ने क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. सर वो आग निकलता है? क्या बोल रहे बेटा? सर वो आग जो अभी निकल रहा है वो निकलता है सच्ची में? हाँ बेटा, इट बर्स्ट, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बेटा. ओके. तो अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को फेनोल्फथालीन टेस्ट ले लेंगे तो दिस सॉल्यूशन विल टर्न पिंक. फेनोल्फथालीन के साथ अगर कोई सॉल्यूशन पिंक टर्न करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक की बेसिक? Basic. एसिड. वेरी गुड. वो बेटा लिटमस पेपर ब्लू और रेड होता है, तब ब्लू टर्न हुआ तो बेसिक एंड रेड टर्न हुआ तो एसिडिक. फेनोल्फथालीन के साथ अगर सॉल्यूशन पिंक टर्न होता है तो इट इज बेसिक. ओके. नहीं समझा Yes, सर. sir. अच्छा, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है? दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद phenolphthalein indicator, it turns pink. That means it is basic in nature. So the hydroxides formed by the group 1 elements are basic in nature. ठीक है? That is why we call them as alkali metals. Yes sir. Let us look at the electronic configuration of these group 1 elements. 1s1, 2s1, 3 electrons है. सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है. अहूबा प्रिंसिपल बताया था, उसके अकॉर्डिंग्स में है ये. Similarly, you can write electronic configuration of other elements too. अगर आप देखेंगे इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, all electronic configurations are ending in S1. So their outer shell, their general valence electronic configuration can be written as NS1. So because of their electronic configuration, they have very similar physical and chemical properties. Obviously, electronic configuration, they decide the most the properties. That is why modern periodic table में भी हमने ये देखा है that
The properties of an element are periodic functions of their atomic number. Atomic number से मुझे मिलेगा electronic configuration. So electronic configuration plays a very major role in understanding and deciding the properties of any element. As I told you in the class also, if you know the general outer shell electronic configuration of any element, आप खुद से उसकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करके उसके ऊपर आप आंसर लिख सकते हो. एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके, just by looking at the electronic configuration, you come to know whether the element is going to be metallic or non-metallic, whether it's going to be electropositive, electronegative, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, वो केमिकली ज्यादा रिएक्टिव होगा कि कम रिएक्टिव होगा, वो कैसे बॉन्ड्स बनाएगा, एंड सो ऑन. सो इट्स वेरी नाइस कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान करके मैं खुद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर सकता हूं. And they are the most nice and proactive metals. ये group 1 के element, these are some general properties of group 1 elements. Then again, they're not found in pure state in nature, only in compounds. Why? Any specific reason of this कि they are not found in pure state? हमको lithium, sodium, potassium ऐसे अकेले में नहीं मिलेंगे. They are always found in the combined state. वो कभी free state में नहीं मिलते हैं. Reason is they are very reactive. वो free state में रह ही नहीं सकते. वो दूसरे के साथ react करके ही अपने को earth के crust में मिलते हैं. Most of these metals are stored under oil because they react with water in air vigorously. If appearance की बात की जाए, they are shiny, soft and silvery white metals. They can be cut with a table knife because they are soft metals. They are not very hard metals. Hard metals हमको मिलते हैं D block के अंदर, ठीक है? ये S block के जो metals होते हैं, they are not very hard metals. They are soft metals because they are having low atomic numbers. Obviously, they'll be good conductors of heat and electricity. So your voice is not coming back. सर आपकी आवाज अटक रही है. ठीक है? Will oxide नहीं आ रही है सर आपकी आवाज. when exposed to air, the oxide layer. सर आवाज ब्रेक हो रहा. अभी भी ब्रेक हो रही है बेटा? हेलो सर. हाँ बेटा, अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज? नहीं सर, अभी नहीं हो रही. नहीं ठीक सर, है, अभी आपका बीच बीच में नेटवर्क का इशू हो रहा है. अच्छा, I don't think so. I think it's maybe because these two things are together. Okay, fine, good. So if you can see on the right hand side on the screen, that greenish layer आपको ऊपर दिख रहा है मेटल के ऊपर, that is the oxide layer. और यही मेटल के अंदर देखो, there is no oxide layer. तो oxide layer मेटल के ऊपर बनता है, अंदर तक नहीं जाता है, ठीक है? yes sir. Yes sir. Okay. Have you noted these simple properties of a group 1 elements? Yes sir. नो हाँ सर. सर. स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना बाद में आराम से. आके खाना खाने के बाद जाएगा ना. लगा देना रुकी. अच्छा तो है. सुंदर राज, पहले तो अपना वीडियो बंद करो और अपना शेड्यूल सबको बताना बंद करो कि तुम आके खाना खाने जाओगे कि खाना खा के जाओगे, और सीधे बैठो क्लास में. अरे वाह बेटा, लेट के कर रहा है लेक्चर. सुंदर, यू नो योर वीडियो वाज ऑन. लीक हो गया मैं. हाँ बेटा बोलो. सर ये क्या काट रहा है? क्या बोल रहे हैं? सर वो जो अभी चाकू से जो काट रहे थे वो क्या था? वो मेटल है बेटा.
वो ग्रुप 1 का मेटल है, वो ये बता रहा था कि ग्रुप 1 के मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनको हम आसानी से काट सकते हैं विद अ नाइफ, इतने सॉफ्ट होते हैं। ओके सर। सर एग्जांपल बताओ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है महानुभावों, आगे बढ़ सकता हूं? ओके सर, आपकी मर्जी। नाउ सी दिस, सबके पास लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अभी ये जो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं, ये क्या बन जाएगा? Na+1, सोडियम +1। ओके, सो ये जो आयन बनता है, इस आयन का चार्ज होगा +1 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिमिलर टू द नोबल गैस, जो उसके पीरियड उसकी लाइफ में होता है वैसा। मैडम ये जय को एंटर करने दीजिए ना, ये जय विसावे है, अपनी क्लास का ही है। हाँ सर, उसको ले रही हूँ, वो बार बार आ रहा है जा रहा है ना, इसलिए थोड़ा रखी थी उसको वेटिंग। नेटवर्क का इशू होगा, चलेगा, ठीक है। जय, इज देयर सम नेटवर्क इशू एट योर एंड बेटा? यू आर कंटिन्यूअसली ऑन एंड ऑफ। So let us look at some periodic properties of our group 1 elements, group 1 metals. Now look at this. Now when I'm going from lithium to francisium, you can see with the increase in atomic number and with the increase in the number of shells down the group in group 1, the atomic size of the elements increases. सिंपल सी बात है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, तो वो हेलो देखो। सर। हाँ बेटा, सर मैं मीटिंग से ऑफ जा रही हूँ। चली जाओ बेटा, बाय बाय। बाय। आदित्य, आई डू नॉट वांट न्यूसेंस इन द क्लास बेटा, प्लीज। दिस इज अ रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर। तो मैं कुछ नहीं बोला सर। आई एम टॉकिंग अबाउट आदित्य मिश्रा। तो पूरा बोलो ना सर। आदित्य सरवड़े, इवन यू लीव, यू आर यूजलेस। सो ये ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स की अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, the smallest element you'll find is lithium and the largest element you'll find is francisium. Yes, because its atomic number keeps on increasing and so does the number of shells and the screening effect down the group. As we see, simple, as we are moving down the group, the number of shells are increasing. The distance between the nucleus and the last shell of the electron is increasing continuously. ये देखो, अभी when this positive ion is created, माने when the last electron from the group 1 elements is lost, the electron to electron repulsions are minimized. The nuclear charge becomes stronger. The nuclear charge becomes stronger. Or because of these reasons, the ionic size decreases. है ना? आयनिक साइज कम हो जाएगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया तो जो आयन बना है वो उसका साइज कम होगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्जेस बिकम स्ट्रॉन्ग। सिंपल। कैटायन रेडियस, अगेन टॉप टू बॉटम कैटायनिक रेडियस विल इंक्रीज। सिंपल है भाई, एटॉमिक रेडियस भी ऊपर से नीचे कम ज्यादा हुआ तो कैटायन, इन सब के अंदर से लास्ट शेल में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो सेम कंपैरिजन आ जाएगा। तो आयनिक साइज आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
but when we move from left to right in the periodic table, अगर मैं periodic table में left to right जाऊं तो alkali metals का जो atomic radius होता है that is the highest and सबसे छोटा radius होगा मेरे noble gases का. Why? Across the period this is happening because electrons are being added to the same shell. To the same shell, electron is being added and nuclear charge is increasing. Nucleus is becoming bigger and the size is shrinking. ये डिस्कस किया था बेटा हम लोगों ने क्लास में. तो अगर मैं एल्कली मेटल्स को उसके पीरियड में दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करूं तो उसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा आएगा. Now see this. Can someone try to answer this question? In the periodic table, where would you expect to find elements with the largest atomic radii? सबसे ज्यादा atomic radius periodic table में कहाँ मिलेगा हमें? S block. Very good. One. Excellent. Alkali metals Group one. फ्रांशियम. in the lower left hand side. सबसे ज्यादा बड़े elements ये होंगे. Because across the period atomic size decreases, down the group atomic size increases. तो सबसे ज्यादा atomic size वाले elements हमारे S block के alkali metals हैं cesium and francesium. Simple logic. Okay. Ionization energy. The amount of energy required to remove the most loosely bonded electron in the outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी एटम के लास्ट शेल में से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मुझे जितनी एनर्जी लगती है उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल. अब ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके लास्ट शेल में इनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है. सिंपल. अभी दिस अभी सीन क्या है, ये जो ग्रुप वन के एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके लास्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है. अपार्ट फ्रॉम दैट this one electron is sufficiently shielded from the nucleus because बीच में second, third, fourth, fifth row as periods आते रहते हैं, right? तो they are good away from the nucleus. तो उनको निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी. So since I will not require more energy to remove these electrons from the last shell, the ionization potential of group 1 alkali metals is sufficiently going to be down the group की बात करूं बेटा मैं तो ionization and energy is decreasing down the group because down the group size is increasing. Size increase हो रहा है तो distance between the last shell and nucleus is continuously increasing, जिसकी वजह से the amount of energy required for me to remove that one electron from the last shell, it becomes less and less. क्या बेटा? हाँ बेटा, हाँ अथर्व, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, करेक्ट. हाँ सर, कैसा आवाज आ रहा था? एलियन आ गए. उसको ने किडनैप किया हुआ बेटा. ये इफ यू सी ग्रुप 1 एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सबसे नीचे ग्राफ में हमको ग्रुप 1 के ही एलिमेंट्स मिलेंगे. Alkali metals have the lowest ionization enthalpy. अच्छा,
enthalpy of solvation or hydration energy. This is something which you will learn in 12th standard also. Enthalpy of solvation or hydration enthalpy, it is the amount of energy released or absorbed when 1 mole of an ion is dissolved in large amount of water. अब it's like कि जब मैं एक एटम के आयन को वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, it gets associated with water molecules, and in this process energy is either released or absorbed depending on the properties of that particular element. So this is known as your enthalpy of solvation. डिसॉल्व होने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, या फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है. सो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. ऐसा क्यों सर? छोटा जो आयन है उसको पानी के अंदर मिक्स करना इजी पड़ता है, बट बड़े आयंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व होना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? बच्चों एक सिंपल सा लॉजिक है. सर वॉइस ब्रेक हो रहा. Is it okay now? Yes, Okay. एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा. आप ना पीठी शक्कर, पाउडर्ड शुगर को अगर पानी में मिक्स करेंगे ना, वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा, और वही शुगर लम्स को आप डाल के मिक्स करोगे तो उसको बहुत टाइम लगेगा मिक्स होने के लिए. करेक्ट? यस सर. जी. तो यही लॉजिक यहाँ पे लगाइए अब आप कि आयंस का साइज छोटा है, दे विल इजीली मिक्स विथ वाटर. आयंस का साइज जब बढ़ जाता है, their solubility with water decreases. It becomes difficult for us to dissolve them in water. Okay? ये देखो, ये हम लोग ऐसे ऐसे फॉर्मूलेस देखते हैं ना हम लोग कि वाटर डॉट 2H2O. अभी क्लास में भी शायद एक सम कराया था, कॉपर सल्फेट प्लस 10H2O करके फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, फिर उसको बोलते हैं दैट इज द वाटर ऑफ हाइड्रेशन. सो दैट कंपाउंड, दैट आयन, व्हेन आई एम डिसॉल्विंग इन वाटर, उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स आकर के एसोसिएट हो जाते हैं उसके साथ. वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स होने के लिए वो वाटर के साथ एक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन करके क्या बोलते हैं, अपने आप को एसोसिएट कर लेता है. इसको अलग से हम लोग जो डॉट 2H2O लिखते हैं, इट मींस वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद दैट कंपाउंड. वो कोई नया कंपाउंड नहीं है, वो है लिथियम क्लोराइड ही, बट लिथियम क्लोराइड इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब वाटर के साथ. इसको अगर मैं हीट करूंगा तो लिथियम क्लोराइड विल लूज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वो अनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा. ये वर्ड्स आपने सुने होंगे बेटा, राइट? यस सर. हाँ जी. यस सर. अच्छा. Now, how can we test for the presence of alkali metals in a sample? मेरे पास एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, आई डोंट नो, उसके अंदर alkali metal का कोई एलिमेंट है कि नहीं, ग्रुप 1 का कोई मेटल है कि नहीं. तो उसके लिए what test will I carry on? There might be some topics a little extra in this, but ले लो पढ़ के, उसको कुछ नहीं. ये देखो, we'll do a flame test. I don't know whether colleges में आपने practicals करना शुरू किया है कि नहीं, but कॉलेज तो चालू नहीं. कोई बात नहीं. कॉलेज खुल ही नहीं रहा है. No issues, better, no problem. Yeah, it's for your own good. It's fine, guys. Do not speak at all at once. We are having technical issues with this thing. तो तुम लोग का आवाज फिर बहुत वाइब्रेट होता है, और तुम अवॉइड करो बोलना अथर्व, ठीक है? अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले सर. Congratulations, बेटा. So what I'm saying is, सर कॉलेज खुल ही नहीं रहा है. और तुम बंद ही नहीं हो रहे हो.
अरे रोहित रुको बेटा, हो जाएगा सब ठीक, अभी केसेस बढ़ रहे हैं ना। आई नो यू वांट टू अटेंड द कॉलेज बेटा। ये देखो बेटा, जरा सबर। हाँ ये जो भी कंपाउंड है, जो भी एलिमेंट है, जो आपको सैंपल दिया है, we'll do a flame test for that particular compound. So what's happening when you are heating that compound? उसके electrons पे directly affect होगा। उस compounds के जो outer shell electrons है, these electrons will jump to a higher energy level because of the extra heat being provided of the burner. ये देखो, electrons will go to the excited energy, और जब आप energy निकाल दोगे तो they will fall back to their ground state. Simple logic. So जब flame test करते हैं और अगर लिथियम होता है उस किसी भी कंपाउंड में, so एक स्पेसिफिक कलर दिखता है। लिथियम के लिए कैंडी एप्पल रेड कलर दिखता है, सोडियम के लिए येलो कलर आता है, एंड पोटेशियम के लिए सर सबके लिए अलग अलग कलर आता है। हाँ बेटा, सबके लिए अलग अलग कलर आता है। हाँ बेटा, दिस यू कैन राइट एज जनरल नॉलेज, ये आपको एंट्रेंस वगैरह में काम आ सकता है। इफ यू आर मेकिंग अ नोट, आर यू मेकिंग अ नोट? यस सर यस सर। वापस एक बार दिखाओ ना। सामने सर जो है बेटा, हाँ सर लिलैक कलर मतलब वॉयलेट कलर होएगा ना? वायलेट कलर, यस। ये देखो, फ्लेम टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट alkali metals in a compound. If you get a candy apple red color तो lithium, yellow color तो sodium, violet color तो potassium. ये देखो, let us just do some practicality in this. There was a chemical storage plant and an explosion occurred in that plant. So this employee who got many injuries in this accident, he claimed that the potassium nitrate which was stored in the tank might have been exploded. He said this because he saw green flames while the explosion happened that way. So अभी ये employee सच बोला कि झूठ बोला? पोटेशियम जब होता है तब लाइलैक वायलेट फ्लेम आता है। झूठ सो बोला। एम्प्लॉय झूठ बोल रहा है, गलत। ग्रीन वो बोला कि ग्रीन फ्लेम देखा मुझे जलते वक्त, तो पोटेशियम नाइट्रेट अगर जलता तो ग्रीन क्या बोलते फ्लेम नहीं आता, वायलेट फ्लेम आता। Let us see some chemical ग्रीन problem. कलर का क्या चलता है? कुछ और जला होगा, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। कॉपर सल्फेट जल गया होगा। एग्जांपल कॉपर सल्फेट, सर ये क्या डाला आपने? reaction with oxygen is rigorous. सर ये कैसे आया? कौन कैसे है बेटा? सर ये आग कैसे आया? उसके अंदर तो कुछ था भी नहीं। Dude, ask sensible questions now, please. इस ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन एयर तो है बेटा, राइट? यस। हाँ, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने लिथियम या फिर ग्रुप 1 का अल्कली मेटल को डाला। जैसे ही मैंने अल्कली मेटल्स के अंदर प्लेस किया, इट स्टार्टेड बर्निंग रिगरसली। ये देखो,
with oxygen it reacts instantly. सर ऑक्सीजन तो एयर में भी है, फिर उधर क्यों नहीं जला? उसके अंदर अरे अपने अंदर डाला तो अरे ही जला। सुन मेरे बच्चे, तुम हर चीज को बहुत लिटरली लेते हो। उसको कवर करके रखा हुआ था, फिर उसका कवर हटा करके उस ट्यूब में उसको डाला। ट्यूब में डालने का मतलब ये था ताकि आग लगे तो चारों ओर ना फैले, बस उस ट्यूब में रहे। दैट इज द रीजन। ओके बेटा? ओके ओके सर। हाँ जी। तो lithium reacts with oxygen to form a simple oxide of lithium oxide. Sodium with oxygen will form sodium peroxide. Other metals, all they form superoxides. Lithium और lithium normal oxide बनाता है, sodium peroxide बनाता है, and all the other elements are going to form superoxide. Superoxides में element और oxygen का ratio होता है 1:2. So KO2, RbO2, CSO2. यहाँ पे फ्रांसीसियम हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कोई बता सकता है क्यों हम लोग फ्रांसीसियम कंसिडर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि रेडियो एक्टिव। और हाफ लाइफ Correct. पीरियड है उसका। Correct, absolutely correct, because it is radioactive. Are you writing down these reactions? Yes sir, screenshot। Okay. ठीक है, these oxides and peroxides जो भी फॉर्म होते हैं, they are typically white solids. ये देखो, लिथियम ऑक्साइड को जिस तरह का दिखता है, सोडियम पेरोक्साइड ऐसा होता है। लिथियम ऑक्साइड को जब मैं पानी में डालेगा तो इट फॉर्म्स लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्यूशन। ये देखो, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड आर जनरली येलो। Let us try to find the oxidation number of each element. लिथियम ऑक्साइड में लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सोडियम का सोडियम ऑक्साइड में, एंड रुबिडियम का रुबिडियम ऑक्साइड में। यू रिमेंबर ऑक्सीडेशन नंबर में? Oxidation number of oxygen is going to be -2 in all compounds. In peroxides, it's going to be -1, and in superoxides, it's going to be -2. तीनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सर सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है ना? हाँ बेटा, देखो ना, RbO2 में देखो। यस सर। तो इनका कॉमन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बेटा? +1। किसका? alkali metals का। Now all these alkali metals react with water to make hydroxides, and hydrogen gases release. Sodium reacts with water to form sodium hydroxide, and hydrogen gases released. Okay, with hydrogen, water के साथ hydroxides बनाता है। With hydrogen, they will react to form metal hydrides. Simple addition reactions these elements are showing. And lithium hydride, again, a strong compound with high melting point. Alkali metals now, they react very strongly with halogens. Can anybody tell me what is the specific reason over here? मतलब इतनी तड़प है उनको हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करने की कि आसपास हैलोजन आया नहीं कि रिएक्शन कर लेता है। एक तो ये मेटल्स हैं और वो नॉन मेटल्स हैं। दूसरा, इनका वैलेंसी 1 है, उनका भी वैलेंसी 1 है। दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दोज आर इलेक्ट्रो नेगेटिव्स। एकदम परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए। ठीक है,
This formation of table salt is the most famous example. Sodium and chlorine react with each other to form sodium chloride. ये देखो, they are crystalline solids. जब रिएक्शन के बाद हमको कंपाउंड मिलता है, हमें क्रिस्टलीन सॉलिड मिलता है. अपना नमक भी तो क्रिस्टलीन सॉलिड ही है ना. They have high melting points. They are soluble in water. Large negative enthalpies of formation. Very stable compounds. सोडियम क्लोराइड जो बनता है वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, क्रिस्टलीन होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, हीट करने को ज्यादा टाइम लगता है, मेल्ट करने को ज्यादा टाइम लगता है, पानी में मिला दो आसानी से घुल जाता है. सर हाँ बेटा. तो उसके अंदर नेगेटिव एंथैल्पीज कैसे फॉर्म होती है? नहीं, इसके अंदर फॉर्म नहीं होती बेटा. उस लाइन का मतलब समझो. लार्ज नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इसको बनाने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही है. वो आपस में इतने रिएक्टिव हैं कि पास में लाओ तो अपने आप कंपाउंड बन जाता है. मुझे अलग से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एंड सो ऑन. They have large negative enthalpies of formation. That is why they are very stable compounds. फटाक से रिएक्ट करता है, very reactive. अगर मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ती तो इनकी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हाई होती. मतलब मुझे एक्सटर्नली एनर्जी देना पड़ रहा है उनको रिएक्ट करने के लिए. यहाँ पे इट इज रिटन एज लार्ज नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन. आई डू नॉट हैव टू गिव देम मोर एनर्जी. दे आर spontaneous. They undergo spontaneous reactions. Sodium and chlorine when come to each other. Okay. ओके सर. ये देखो, they lose the electron, they will oxidize readily. Loss of electron is oxidation. तो वो खुद का ऑक्सीडेशन करके दूसरों क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. तो दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट? यस सर. यस. खुद का Yes, ऑक्सीजन sir. ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहा है. उसने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज किया तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन और सामने वाले का हो गया रिडक्शन. ठीक है, उस दूसरे को रिड्यूस किया. सो alkali metals are good agents. सोहेल अपना घर में दिखाओ बेटा. Alkali metals, they dissolve in liquid ammonia. Liquid ammonia, organic क्या बोलते हैं, liquid ammonia जो रहता है ना, it is a very good solvent for these metals. They dissolve easily over there. This blue color, ये जो blue color हम लोग को solution का मिलता है by dissolving alkali metals in liquid ammonia, it's because of the ammoniated electrons associated with ammonia. ये entrance point of view से बहुत important है. हाँ, नहीं समझा सर. very good बेटा. And they become paramagnetic. सर ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है? बताता हूं. और ये मिक्सचर से कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस रिलीज होता रहता है. This is what is happening when you mix an alkali metal with ammonia. देख बेटा, what's happening is
जब तुम अल्कली मेटल को अमोनिया में मिक्स करते हो, अल्कली मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है बिकॉज अमोनिया इज क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यस, ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जब अमोनिया के साथ ये हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, अमोनिया अपना एक हाइड्रोजन निकाल देता है। अब ऐसा एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल भी होंगे, तो इस तरीके से अमोनिया के हाइड्रोजन निकल जाता है और वो जो मेटल है वो एसोसिएट हो जाता है MnH2 करके, और हाइड्रोजन इसमें से रिलीज होने लगता है। दैट इज व्हाट ही शोइंग यू। अब स्टार्टिंग में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है, एक वीक मैग्नेट की तरह वो सोल्यूशन काम करता है। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स खत्म होते जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास जो कंपाउंड्स बचे हैं उन सबके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो किस में टर्न हो जाता है, वो डायमैग्नेटिक में टर्न हो जाता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which are which are not attracted by magnetic field, or which are not magnets, or which are very weak magnets. डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट। किसी सर एक दो बैच में शायद मैंने ये वर्ड्स यूज करे हैं। हाँ बेटा, सर आप सिंपल में वे में बताओ ना ये रिएक्शन का, ताकि ये नोट कर सकूं। ठीक है बेटा, एक मिनट बताता हूँ। ये देख बेटा, I have alkali metal, I have alkali metal, and I have liquid ammonia. This metal, it will associate itself with ammonia and release electrons. These electrons as well as metals, ये अपने आप को अमोनिया के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे हम लोग वाटर का बोलते हैं ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो जब किसी भी चीज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है। उसी तरीके से ये जो मेटल के आयंस हैं, ये अपने आप को इसके अमोनिया के साथ एसोसिएट करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, alkali metals when dissolved in ammonia, they form a complex with ammonia. The metal combines with ammonia and with the loss of hydrogen gas. The electron released by the alkali metal, this free electron released by alkali metal causes the solution to become paramagnetic. पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तब दिखाई जाती है जब फ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस में होते हैं। तो कोई भी कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट हैज। जब किसी कंपाउंड में बहुत कम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज अ वीक मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। उसके पास बहुत ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तब वो एक फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इट विल बिहेव लाइक अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हिच इज अ वीक मैग्नेटिक सब्सटेंस। अमन एंड रोहित, थोड़ा क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट? हाँ सर। अमन, इफ यू रिमेंबर, मैंने क्लास में एक डिस्कस किया था थोड़ा सा ये, यू विल लर्न इन अनदर चैप्टर। ये एक्चुअली दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बट ओवरऑल स्टोरी यही है। सर जब ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तब वो फेरोमैग्नेटिक करेगा। फेरो, हाँ, यस, स्पेलिंग FERRO, फेरो मैग्नेटिक। Alkali metals,
लिथियम एंड लेड बैटरीज, लिथियम कैडमियम बैटरीज होती है। एल्यूमिनियम के alloys आर यूज्ड इन एरोप्लेन के कंस्ट्रक्शंस। Various types of batteries, various type of compounds, construction equipments. Liquid lithium is used as a coolant in nuclear reactors. Tetraethyl lead sodium is used in the production of tetraethyl lead, which is used as a fuel. अब पर ये लीडेड ग्लास गैस जो है वो अभी नहीं यूज होता है बिकॉज हार्मफुल है। पोटेशियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस काफी होता है बट अभी पोर्शन में नहीं है वो। Potassium chloride, which is also called as murate of potash, is used in the preservation of vegetables. Potassium is used in the preparation of soaps. Potassium. Cesium is used in the manufacture of these solar equipments. इनके बायोलॉजिकल रोल्स हमें डिस्कस नहीं करने हैं। सर आई एम लिसनिंग। सर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है क्या? एब्सोल्युटली होता है बेटा, बिल्कुल होता है। एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेटा? हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो यूज कर रहे हैं। सोडियम ही यूज करते हैं मोस्टली, और कोई तो रेडियो एक्टिव का सुना नहीं है। क्यों? रीजन बीइंग हाफ लाइफ भी देखना पड़ता है ना बेटा। अभी इस फ्रांसियम का हाफ लाइफ 21 मिनट है। 21 मिनट में क्या ही उसका यूज कर लोगे? ऊपर से उसका हार्मफुल साइड इफेक्ट्स कितना सारा होता है, तो वो सब मद्देनजर देख के ही हम लोग को एलिमेंट यूज करना पड़ेगा ना बेटा। सर कोई इसमें भी एक्सेप्शन नहीं है? एज ऑफ नाउ तो कुछ नहीं है। अच्छा है। अच्छा है, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखें, लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती हैं। अब ये देखें आप, लिथियम तो ग्रुप 1 में है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, फिर भी इन दोनों की प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर हो रही हैं, काफी सिमिलर आ रही हैं। अगर आप इनका प्लेसमेंट देखें तो लिथियम एंड मैग्नीशियम आर प्लेस्ड डायगोनली विथ ईच अदर, है ना बेटा? लिथियम एंड मैग्नीशियम इस तरीके से डायगोनली है ना ये लोग। तो लिथियम और मैग्नीशियम का ये डायगोनल रिलेशनशिप बाकी के जो ग्रुप 1 के मेटल्स हैं वो ये रिलेशनशिप नहीं दिखाते हैं। रोहित ने बात की एक्सेप्शन की एंड आ गया एक्सेप्शन। ओके रोहित, क्या एक्सेप्शन आया सर? अभी तो बोला हूं मैं। ये लिथियम और मैग्नीशियम दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, बट सोडियम कैल्शियम डजंट, पोटेशियम स्ट्रोंशियम डजंट, रुबिडियम बेरियम डजंट। लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज इन दोनों का आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सेम होता है। साइज सेम होने के कारण, ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर साइज होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। सर तो ग्रुप कंपेयर करेंगे तो सेम चीज, बट I couldn't hear anything. सर हेलो, हेलो सर। हाँ बेटा जोर से बोलो। हाँ सर बोलो बेटा। ये लिथियम मैग्नीशियम की सारी प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी? सारी मतलब ऑलमोस्ट ऑल सिमिलर रहेगी, ठीक है।
the way they react, the way they are showing physical properties वो same रहेगी. Lithium as compared to other elements in the group 1 में lithium थोड़ा सा अनोमलस बिहेवियर दिखाता है, मतलब जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम दिखा रहे हैं ना, उससे हटके एक अलग ये दिखाता है, बिकॉज उसका साइज बहुत छोटा होता है. लेट अस सी व्हाट अनोमलस बिहेवियर लिथियम इज शोइंग इन ग्रुप 1. लिथियम ना, अभी हमने जनरल प्रॉपर्टी में क्या देखा था, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स आर सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट. लिथियम का थोड़ा अलग सीन हो जाता है. लिथियम इज डेंसर एंड हार्डर. उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा देन अदर एल्कली मेटल्स, बिकॉज वो डेंस और हार्ड है. अच्छा, इट इज ऑल्सो द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, yet it is the best reducing agent in the family. सिंपल सी बात है. एक तो वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, दूसरा इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस फैमिली. दैट इज सी 1 by 1. इसका सब ये जितने भी आपको एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टीज बाकी के मेटल्स ग्रुप 1 में नहीं दिखाते. लिथियम ही क्यों दिखाता है? क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा है as compared to all the other metals in group 1. साइज छोटा होने के कारण उसका जो अरेंजमेंट है वो डेंस हो जाएगा. मैंने आई डोंट नो क्लास में ये बताया था किसी एक बैच को कि अगर एक डब्बे के अंदर मैं क्रेजी बॉल्स को रखूं और उसी डब्बे के अंदर मैं टेनिस बॉल्स को रखूं, तो मैं ज्यादा बॉल्स ज्यादा पास में कहाँ रख पाऊंगा? जब मैं क्रेजी बॉल यूज कर रहा हूँ, राइट? टेनिस बॉल्स बड़े होने के कारण मैं ज्यादा बॉल्स को एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा. Aren't we expected to remain mute when we are at home? Because I know we have siblings and all. I would not. I saw the name who shouted, but I would not take it. Please, guys, let us behave. We are in an online class, not in an offline class. Okay, तो इसका साइज छोटा होने की वजह से इसका स्पेसिंग बहुत क्लोज हो जाता है. स्पेसिंग क्लोज होने की वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है. डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो हार्ड हो जाता है. हार्ड होने की वजह से उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. सिंपल एज दैट, राइट? Guys, this is clear. Why is this showing anomalous behavior? Because of its small size. सर हाँ बेटा. सर आप इसके लिए बोले थे क्या, सॉल्ट का फिर ज्यादा रहेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसका एकदम टाइनी पार्टिकल रहता है. Exactly. अखिल म्यूट करना बेटा. सर एक डाउट था मेरे को. बोलो सर्व. सर डाउट ये कि सर आपने बोला ना लिथियम और मैग्नीशियम का वो सेम प्रॉपर्टी रहता है. हाँ, लेकिन सर वो तो अलग वैलेंस में रहता है ना. बेटा तुम पहले तो अपने साथ जो एलियन बैठा उसको दूर करो. और अतर्व एक काम कर बेटा, मुझे मैसेज टाइप करके भेज दो. हाँ जी. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स अगर हम देखें, ईएमएफ सीरीज, ये हमने रिडॉक्स चैप्टर में देखा था. देखें सबसे नीचे कौन आता है? लिथियम. मतलब सबसे ज्यादा क्या बोलते, सबसे कम एनर्जी लग रही है मुझे लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, राइट? यस सर. तो सबसे कम एनर्जी अगर मुझे लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लग रही है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा?
lithium. Correct. Easier to oxidize, strong reducing agent, lithium. Lithium chloride is the only alkali metal chloride which forms a hydrate. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, ये सब हाइड्रेट्स नहीं बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट नहीं होते। वहां पे 2H2O दिख रहा होगा, वो गलत है, इट इज 2H2O। ठीक है। All other metal का salts are anhydrous. They are not associated with water molecules. Sodium chloride सूखा सूखा रहता है ना बेटा, until and unless mixed with water. Yes, sir. So ये lithium hydrocarbonate again is an exception. Lithium does not react with hydrocarbons. ये देखो, सर सोडियम इज रिएक्टिंग विद सर हाँ हाँ बेटा बोलो। सर ये कार्बोनेट भी हाइड्रोकार्बन है ना? हेलो, हाँ कौन सा बेटा? कार्बोनेट भी हाइड्रोकार्बन है ना? कार्बोनेट, सिर्फ कार्बोनेट हाइड्रोकार्बन कैसे होगा बेटा? हाइड्रोकार्बोनेट इज गोइंग टू बी अ हाइड्रोकार्बन ना। कार्बोनेट, सिर्फ कार्बोनेट क्या होता है बेटा? CO3 ना, 2-। यस रोहित, तो सिर्फ हाँ कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट कैसे हो जाएगा बच्चे? उसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है ना। किसी भी ओके चीज, सर। किसी भी चीज को हाइड्रोकार्बन बोलने के लिए उसके अंदर मिनिमम एक कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए ना बेबी। Lithium, because of its smaller size, does not react with these hydrocarbons, whereas sodium and other compounds do. When lithium nitrate is heated, it decomposes to lithium oxide. अच्छा, दूसरे नाइट्राइट्स, दूसरे अल्कली मेटल्स के नाइट्राइट्स को जब मैं हीट करता हूं तब दे फॉर्म द करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट्स। नाइट्रेट से नाइट्रेट मिलता है और यहाँ पे क्या मिला मुझे? ऑक्साइड मिला। लिथियम ऑक्साइड बनाता है, बाकी के नाइट्रेट्स बनाते हैं। Anomalous behavior, exceptional behavior of lithium because of its size and very low ionization enthalpy. This lithium nitrate again will decompose to form lithium oxide and nitrogen dioxide and oxygen gas. Whereas this potassium nitrite will break to potassium nitrate and release oxygen gas. Now I have lithium fluoride and I have sodium fluoride. इन दोनों को पानी में मिक्स करना है। ये देखो, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर कंडीशंस है।
ये देखो, लिथियम फ्लोराइड बहुत कम डिसॉल्व होता है वाटर में, बट सोडियम फ्लोराइड बहुत ज्यादा डिसॉल्व होता है। मतलब जहां पे 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 0.13 ग्राम लिथियम फ्लोराइड डिसॉल्व होगा, उसी कंडीशंस में 100 ग्राम पानी के अंदर मैं 4 ग्राम NaF को डिसॉल्व कर सकता हूँ। सो इट्स सोल्युबिलिटी इन वाटर, इट्स क्या बोलते हैं उसके जो हलाइड सॉल्ट्स है फ्लोराइड, उसका सोल्युबिलिटी इन वाटर इज लेस। This lithium and magnesium has similarity in their chemical properties because of their similar ionic sizes. Both of them react slowly with water. Both form trinitrites. दोनों में से कोई भी सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता है। The carbonates decompose on heating to give carbon dioxide and oxides. दोनों का chlorides, they form hydrates that are soluble in water. Simple. These are the similar properties between lithium and magnesium, because of which we say they have a diagonal relationship. ये सब reactions हमने देखे अभी। Noted? Yes. Yes, sir. नहीं, ये compounds अपने को नहीं है पढ़ने के लिए। This is not in our portion, so we will skip this part. We will definitely do this while doing the other relevant entrance topics. अभी के लिए कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वगैरह कुछ नहीं है अपने को। सर आप वो कैंसल पोर्शन नहीं पढ़ा रहे हो? नहीं अभी नहीं, अभी विल फोकस ऑन कॉलेज का दिस एंड देन व्हाइल ओके सर। एंट्रेंस में करेंगे सब, डोंट वरी। तो सर एंट्रेंस में मतलब पूरा पढ़ाओगे कैंसल वाला वापस? हाँ करेंगे ना, तभी रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ ठीक। अच्छा, तो ग्रुप वन का समझ में आया बेटा तुम लोग को? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। यस सर। अभी अपना ग्रुप 2 होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, barium and radium. These are all your group 2 elements. Group 2 elements मतलब alkaline earth metals. इनका general outer shell configuration is NS2. जैसे ग्रुप 1 में S1 आ रहा था, इसके अंदर S2 आएगा। They always have 2 valence electrons in their last shell. ठीक है? All the elements with an exception of beryllium, again जैसे वहां पे lithium anomalous behavior दिखा रहा था, यहाँ पे beryllium एक anomalous behavior दिखाएगा। अब when I talk about these elements, they are called as alkaline earth metals. इनका oxides and hydroxides, they are alkaline in earth, they are alkaline in nature, and they are found naturally in the earth's crust. This is the reason why we call them as alkaline earth metals. जिसमें से सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स अपने अर्थ क्रस्ट में होते हैं मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. They are the 5th and the 6th most abundantly found elements in the earth's crust.
ये देखो, calcium is the 5th most abundant element, magnesium is the 6th most. Other elements are very rarely found, बहुत कम परसेंटेज होता है उनका अर्थ के क्रस्ट पे. अभी इनकी Sir. सिमिलर हाँ बेटा, सर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आप बताओ. सर आप बताओ ना। नहीं आप बताओ. कार्बन. कार्बन, आर यू श्योर? 50-50. सर वो तो नॉन मेटल में आ जाता है ना कार्बन। सर लिथियम अर्थ के क्रस्ट में पाया जाने वाला. इट्स ऑक्सीजन. हाँ बेटा, ऑक्सीजन सब जगह है। इट्स ऑक्सीजन इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा बेटा मैं. अर्थ क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर आइदर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड. तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कुछ भी बोलूं, ऑक्सीजन तो रहेगा ही, राइट? तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। जी. इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखेंगे, सबके पास लास्ट शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, and because of this similar electronic configuration we can study trends in their properties. General electronic configuration going to be ns2. तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो इनका कॉन्फ़िगरेशन will become similar to the nearest noble gas. When I say nearest noble gas, it is the इसके पीरियड में जो नोबल गैस सबसे पास में है या फिर जो एंड में है, दैट वे. बेरिलियम के लिए हीलियम होगा, स्ट्रोंशियम के लिए क्रिप्टन होगा, रेडियम के लिए रेडॉन होगा. वैसे इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं. मतलब उसके 2s2 के पहले की जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम की, 5s2 के पहले की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्रिप्टन की जो है सेम है. ऐसा. They lose these 2 electrons and they form +2 cations, and they acquire the electronic configuration of the nearest noble gas. Simple है. अभी एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ेगा, आयनिक साइज भी ऊपर से नीचे बढ़ेगा. What about left to right? It decreases in the periodic table. If you move from left to right, same concept ना बेटा, atomic and ionic size decreases, size बढ़ता नहीं है. तो जो अल्कली मेटल्स का ट्रेंड था, एकदम सिमिलर ट्रेंड होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी. सिंपल एज दैट. ये देखो, एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. ये देखो, एक तो मस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, आपको पिक्टोरियल तरीके से देखने में अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा. और ये है क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? ये क्या है? ये ट्रेंड दिखा रहा है एटॉमिक रेडियस में. आप पढ़ो, आप पढ़ भी नहीं सकते स्क्रीन को. सर वो मालूम पड़ा, पर उससे क्या होता क्या? अरे एटॉमिक साइज किस तरह से इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड कैसे कम हो रहा है. ठीक है बेटा?
इसमें डी ब्लॉक इंक्लूड नहीं किया है, बट दैट्स फाइन, यू कैन जस्ट चेक दिस. So outermost shell is held less lightly when we move down the group, but across the period it is the opposite thing. Ionic size trends देखते हैं. Obviously cations are smaller than their parent atoms, जिससे वो बना है उससे कम होगा. Similarly जैसे वहां पे देखा था, अगर atomic size increase हो down the group, तो ionic size भी down the group increase होगा and across the period कम होगा. Now since we are studying group 2 elements, obviously it's going to increase down the group. Down the group it's going to increase. But ये जो एलिमेंट ये जो आयन जिस एलिमेंट से बना है उसके कंपैरिजन में इसका साइज कम होगा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए. 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए मतलब न्यूक्लियर चार्ज और स्ट्रांग हो गया और अट्रैक्शन उसको और अच्छे से खींचेगा. ये देख, एक निकाला एंड ये दूसरा भी निकाला. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रिलीज किया एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. Now I know that ionization energy increases across the period. So first ionization enthalpy of group 2 elements is going to be more as compared to group 1 elements. Aman, because 2s2 is more stable as compared to 1s2. ठीक है बेटा? अमन नहीं है? सर ये एक्सेप्शन है ना? नहीं, दिस इज नॉर्मल बेटा, दिस इज नॉट एक्सेप्शन ना. घनश्याम ये तो नॉर्मल है ना बेटा. 2s2 इज मोर स्टेबल देन 1s1 ना. तो ग्रुप 2 के लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप. वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट. सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी. ये देख, second ionization enthalpy will be more as compared to first ionization enthalpy. Yes sir. Because nuclear charge यहाँ पे बढ़ चुका है. अब देखो, अब यहां देखो बेटा, एक मेरे पास अल्कली मेटल है और दूसरा मेरे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है. इसका एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल चुका हूं, इसका एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल चुका हूं. अब अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊं तो दैट्स गोइंग टू बी द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर दिस एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर दिस. इसका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं जो लास्ट शेल में है, बट इसका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए मैं एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं जो ऑलरेडी नोबल गैस के करीब है, जो ऑलरेडी नोबल गैस जैसा बन चुका है. तो इसीलिए इसका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी के साथ ये डिस्कस किया था. हाँ सर, समझा. That way. Okay. Again, बट अगर पीरियोडिक टेबल में कंपेयर करेंगे तो सेकेंड वालों का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर एज कंपेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स. ग्रुप 1 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में फर्स्ट आईपी सेकेंड ग्रुप का ज्यादा होता है. जैसे जैसे आयनिक साइज इंक्रीज होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, द एनर्जी टू डिसॉल्व देम इन वाटर डिक्रीजेस. एकदम सिमिलर, एकदम सेम ट्रेंड है जो ग्रुप 1 का देखा था हमने.
आयनिक साइज नीचे बढ़ रहा है तो उनको पानी में डिसॉल्व करने का एनर्जी ये हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड दे फॉर्म हेक्साहाइड्रेट्स, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बनाते हैं, and but they are not forming group 1. So group 2 का physical properties or chemical properties, shall we take it up in the next lecture?